हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप भारत में लोक नीति की प्रक्रिया को समझेंगे। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप अपने चैप्टर जो कि भारत में लोक नीति की प्रक्रिया है, जिस चैप्टर का नाम, आज आप इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर लोक नीति के चक्र को समझना है कि भारत में लोक नीति किस प्रकार से बनाई जाती है, किस प्रकार से उसको लागू किया जाता है, किस प्रकार से उसका मूल्यांकन होता है। तो नॉर्मली ये सारी बातें आप कवर करेंगे इस वीडियो में और काफ़ी डिटेल में कवर होंगी सारी बातें। बस यही कहूँगा कि वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ सकें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारत में लोक नीति के का महत्व क्या है, तो इसे सिंपल सा समझो। यहाँ हमें डिटेल में बात नहीं करनी इसके ऊपर। सिंपल सी बात है कि भारत में लोक नीति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। भारत का जो समाज है, भारत की जो विविधता है, वो बहुत ज़्यादा है। एक इतना बड़ा एरिया के हिसाब से ले लो, चाहे पॉपुलेशन के हिसाब से देखो, भारत एक बड़ा देश है, एक विशाल देश है। इसको लोक नीति की आवश्यकता है। यहाँ पर गरीबी विद्यमान है, यहाँ पर हर तरह के लोग रहते हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। और भारत की जो स्थिति रही है, वो आप देख सकते हैं, वो काफ़ी विविधतापूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में भारत के विकास की आवश्यकता है और भारत के विकास के लिए लोक नीति का होना या नीति निर्माण का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो भारत में नीति निर्माण का यही महत्व है कि भारत में जो असमानता है, जो गरीबी है, समाज में जो इतना ज़्यादा विविधता है, या जो कुरीतियाँ वगैरह हैं, या जनता को बहुत सारी कल्याणकारी नीतियों या कार्यों की आवश्यकता होती है। जनता चाहती है कि सरकार जनता के लिए कुछ चीज़ें करे, जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल्स, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल वगैरह प्रोवाइड कराए, या बहुत सारी चीज़ें। तो जनता अपनी सरकार से बहुत ज़्यादा आकांक्षा रखती है भारत की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो भारत में एक नीति निर्माण का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आई होप यहाँ आपको समझ में आ गया कि भारत में नीति निर्माण का काफ़ी महत्व है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हमने एक हल्का सा यहाँ इसको समझ लिया। अब हम डायरेक्टली टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक में हमें कई सारी बातें समझनी है। जैसे कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा टॉपिक है, वो है लोक नीति क्या है। अब लोक नीति क्या है, इसको हमें यहाँ पर कवर नहीं करना। हमें बस लोक नीति से संबंधित या जो नीतियाँ हैं, इससे संबंधित कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि सामान्य नीति चक्र क्या होता है, उसका कार्यान्वयन, उसका मूल्यांकन और दूसरी बातें हमें आज करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम ये नहीं समझेंगे कि लोक नीति या नीति क्या होती है, क्योंकि जो पहले की वीडियो है, पहले का जो चैप्टर है, उसमें मैंने आपको लोक नीति समझा दिया था या सार्वजनिक नीति समझा दिया था। सिंपल शब्दों में एक बार फिर बताऊं तो जनता के लिए बनाई गई जो नीतियां हैं, वही होती हैं लोक नीतियां। तो वही हम समझ रहे हैं। अब हम टॉपिक पर आते हैं। कई सारे चरणों में एक नीति का निर्माण किया जाता है, जिसमें सबसे जो पहला चरण है, वो है समस्या की पहचान और कार्यसूची का निर्धारण। ठीक है, इसमें जो इश्यू है, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसकी पहचान की जाती है। इसमें कार्यसूची का निर्धारण किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि हमें किन किन चीज़ों पर विचार करना है और उनमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो इसमें समस्याओं की पहचान की जाती है और एक हल्का सा स्ट्रक्चर बना लिया जाता है कि हमें इन इन बातों पर ध्यान देना है और इन इन समस्याओं को सॉल्व करना है। बस ये तय किया जाता है पहले चरण में। जो दूसरा चरण आता है, वो आता है नीति का निर्धारण। जो पॉलिसी होती है, उसको फॉर्मुलेशन किया जाता है। उद्देश्यों का निर्धारण, लागत की पहचान, कार्यवाही के विभिन्न संभावित विधियों की खोज, नीतिगत साधनों का चयन, परिणामों का प्रस्तुतिकरण और निर्णय के रूप में उपयुक्त विकल्प का चयन करना आदि इसमें शामिल होता है। देखो दोस्तों, नीति का निर्धारण साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसमें नीति को निर्धारित किया जाता है। बट कैसे निर्धारित किया जाता है, इसमें समझ लो पूरी नीति बना ली जाती है। सेकंड चरण में पूरी नीति बना ली जाती है। बट कैसे, किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, इसमें जो नीति बनाई गई है उसका उद्देश्य डिसाइड किया जाता है कि इसमें क्या उद्देश्य है हमारा। लागत की पहचान की जाती है कि कितनी कितनी लागत आएगी, किस किस तरह से इसमें कार्यवाही करने की आवश्यकता है, और कोई नया तरीका हो सकता है जिससे हम नीति को और अच्छी तरीके से बना सकते हैं। जो सबसे अच्छा जो विकल्प होता है, उसको चूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, और जो परिणाम हो सकते हैं, जो रिज़ल्ट आ सकता है, कंफर्म नहीं है बट फिर भी रिज़ल्ट आने के ज़्यादा चांस होते हैं, उनकी भी खोज कर ली जाती है, एक अंदाज़ा लगा लिया जाता है। तो लास्ट में यही है कि जो अच्छा विकल्प होता है, उसको चूज़ कर लिया जाता है। तो नीति निर्धारण जो चरण है, उसमें पूरी तरह नीति का निर्माण कर लिया जाता है। पहले चरण में समस्या की पहचान की गई, जो जिन चीज़ों पर विचार किया जाना था उसकी पहचान की गई, और फिर सेकंड चरण में उद्देश्य वगैरह डिसाइड करके जो सबसे अच्छा विकल्प था नीति के लिए, उसको चूज़ कर लिया जाता है। जो तीसरा चरण है, वो है नीति वैधता, पॉलिसी लेजिटिमेशन।
अब जो नीति वैधता है, अब जो नीति बना ली गई है, मान लो सरकार ने नीति बना दी, अब नीति वैध भी तो होनी चाहिए, लीगल भी तो होनी चाहिए। इसलिए सरकार क्या करती है, नीति में जनता का जो समर्थन है वो हासिल, जो प्रशासन है, जो अलग अलग ग्रुप्स के लोग हैं, उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करती है। और कानूनी स्वीकृति, कानूनी स्वीकृति कौन देता है, लीगल अप्रूवल कौन देता है, तो वो अदालत देती है, न्यायालय देता है। अब नीति बना ली गई, ठीक है। अब नीति बनाए, ऐसी नीति बनाए जिससे कि प्रशासनिक अधिकारी खुश नहीं है, तो क्या होगा, उस नीति का विरोध होगा। विरोध का मतलब है कि प्रशासनिक अधिकारी अगर खुश नहीं है नीति से, तो उस नीति का सरकार मतलब जनता के बीच भी बेकार प्रभाव फैलेगा और काफ़ी हद तक लोग विरोध करेंगे किसका, नीति का। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उन्हें सही से लागू भी नहीं करेंगे और सरकार का इस तरह से वो समर्थन नहीं करेंगे। और बहुत सारे हित समूह होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। जैसे कि मान लो कोई ऐसी नीति बना दी गई जो किसान का जो समूह है, हित समूह है, इंटरेस्ट ग्रुप, उसको पसंद नहीं आ रही है। दुकानदारों का या उद्योगपति पूंजीपति लोगों का जो समूह है उनको पसंद नहीं आ रही है, तो क्या होगा, नीति का विरोध किया जाएगा। इसीलिए नीति की वैधता में समर्थन हासिल करने की कोशिश करती है सरकार। सरकार चाहती है कि जो हित समूह वगैरह हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति वर्ग है और जो किसानों का समूह है, मजदूरों का समूह है, जो प्रशासन है, वो हमारा समर्थन करे। तो समर्थन हासिल करने की कोशिश करती है। बट इसमें सबसे बड़ी चीज़ हासिल क्या की जाती है, वो है कानूनी स्वीकृति। जब अदालत कानूनी स्वीकृति दे देती है, वैसे अदालत अपनी तरफ से देती नहीं है स्वीकृति, जब कोई भी चीज़ कानूनी रूप से सही बनती है तभी उसे मतलब अदालत कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो नीति बनाई गई है, क्या वो किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रही। अगर उल्लंघन कर रही है तो नीति को लागू ही नहीं किया जाता, आगे बढ़ाया ही नहीं जाता। लेकिन फिर भी अगर नीति किसी कानून का उल्लंघन कर रही है, फिर भी उसे नज़रअंदाज करके नीति को लागू कर दिया जाता है, तो अदालत इसमें दखल देती है अपने आप ही, और वो फिर क्या करती है, नीति को अस्वीकार कर देती है, कहती है कानून के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है। इसीलिए थर्ड जो चरण है उसमें नीति की वैधता देखी जाती है, नीति की वैधता प्राप्त करने की कोशिश की जाती है कि सभी को वो मंजूर हो, वो वैध है, लीगल है, ठीक है। अब आता है इसका चौथा चरण। चौथे चरण में है नीति क्रियान्वयन, मतलब पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी को लागू किया जाना। विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के कर्तव्यों का निर्वहन, नीतियों के सुचारू रूप से अधिनियमित वगैरह किया जाता है इसमें, ठीक है। देखो, नीति का क्रियान्वयन अभी से हम अलग टॉपिक में भी समझेंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा समझो। जो प्रशासनिक तंत्र है, जो प्रशासन तंत्र है, एडमिनिस्ट्रेशन है पूरे भारत का, पूरे अलग अलग देशों में जो भी प्रशासनिक तंत्र होता है, उसके माध्यम से सभी देश या सभी सरकारें अपनी नीतियों को लागू करती हैं, ठीक है। तो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा या जो भी तंत्र है नीति लागू करने का, उनके द्वारा नीति को पूरे देश में लागू किया जाता है। इसके बाद आता है नीति का मूल्यांकन, पॉलिसी इवैल्यूएशन। अंतिम और महत्वपूर्ण चरण है ये, जिसमें नीति के परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें नीति की सफलता, वांछित परिणामों की उपलब्धि और नीति के प्रभावों के बारे में आकलन किया जाता है। अभी हमें नीति मूल्यांकन को एक अलग से टॉपिक में भी समझना है, बट यहाँ पर अभी हम समझें तो नीति मूल्यांकन का मतलब ये है, आपने नीति को लागू कर दिया, हमने नीति को लागू कर दिया, पॉलिसी को। अब हम लास्ट में देखते हैं कि आखिर रिजल्ट क्या आ रहा है लागू करने से। हमने भाई लॉकडाउन लगा दिया, तो क्या रिजल्ट आ रहा है कि क्या जो वायरस था वो कम हो रहा है, क्या महामारी पीछे हट रही है, रिजल्ट देखा जाता है ऐसा इसमें, ठीक है। फिर देखा जाता है कि कहाँ तक हमारी जो नीति है वो सफल रही है, कहाँ तक वो सही रही है, कहाँ तक सही नहीं रही है, तो सारी चीज़ें इसमें मूल्यांकित की जाती हैं। इसके बाद आता है नीति का अंतिम चरण, जो कि है नीति रखरखाव, उत्तराधिकार या समाप्ति का चक्र। देखो दोस्तों, अब देखा जाता है मूल्यांकन में, हमने देखा कि नीति के क्या सही परिणाम निकले, क्या गलत निकले, कहाँ तक सफल रही, कहाँ तक असफल, सारी चीज़ें देख ली जाती हैं। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि क्या इस नीति को आगे लागू किया जाना चाहिए, इसे ऐसा का ऐसा ही रखरखाव नीति का किया जाना चाहिए या इसमें कोई बदलाव किया जाना चाहिए, ये चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अलावा यही देखा जाता है कि क्या नीति को समाप्त कर देना चाहिए, मतलब अगर नीति बिल्कुल गलत लग रही है प्रशासनिक तंत्र को, सरकार को, जब लग रहा है कि इसके सही परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं हमें, तो इसे क्या समाप्त कर देना चाहिए, तो इस पर विचार किया जाता है। तो अगर
मतलब ये सरकार के ऊपर फिर डिपेंड करता है, जो भी प्रशासनिक तंत्र है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो चाहे तो वो नीति का रख रखाव कर सकती है, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन वगैरह करके उसको बनाए रख सकती है, या फिर पूरी तरह नीति को लागू कर सकती है दोबारा से आगे समय के लिए। लेकिन जब उसे सही लगे ना लगे या कुछ गलत लगता है नीति में, तो वो फिर उसे समाप्त भी कर सकती है। तो ये अंतिम चरण था। दोस्तों यहाँ पे हमने सामान्य बातें की और इतनी बातें ही इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, और काफ़ी हद तक आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से काफ़ी अच्छे से डिटेल में आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ये मत सोचना कि बहुत ही मैंने आपको शॉर्ट में पढ़ाया है, शॉर्ट में नहीं पढ़ाया, काफ़ी समझ कर पढ़ाया है आपको, मतलब समझाया है। यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, सामान्य नीति चक्र। हमने नीति चक्र को देख लिया। इसका मतलब होता है कि एक नीति का, एक पॉलिसी का निर्माण कैसे होता है। तो अगर क्वेश्चन पेपर में नीति का निर्माण लिखा आ जाए तो घबराना मत, यही होता है लिखना। ठीक है, समस्या की पहचान की गई, नीति को निर्धारित किया गया, नीति वैधता देखी गई, कहाँ तक लीगल है हमारी नीति, फिर उसको लागू कर दिया गया, फिर देखा गया सही है कि गलत है, मूल्यांकन किया गया उसका, फिर उसको या तो समाप्त कर दिया गया या उसको वापस से बनाए रखा। अब हमें बात करनी है कि जो लोक नीति का निर्माण किया जाता है उसमें कौन कौन सी संरचनाएं या संस्थाएं शामिल होती हैं। लोक नीति निर्माण में दो प्रकार की संरचनाएं प्रमुख रूप से भाग लेती हैं। पहली है सरकारी संस्थाएं और दूसरी है गैर सरकारी संरचनाएं। दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करना। एक्चुअली अगर मैं बैकग्राउंड नॉइज़ को देखूंगा तो एक भी वीडियो नहीं बना पाऊंगा, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जब लोक नीति का निर्माण होता है ना, तो उसमें दो तरह की संरचनाएं शामिल होती हैं। एक संरचनाएं हैं सरकारी, मतलब सरकार की जो संस्थाएं हैं या संरचनाएं कुछ भी कह लो, वो भाग लेती हैं। सरकार से संबंधित कोई अधिकारी हो सकता है, वो भाग लेता है लोक नीति को बनाने में। और दूसरा है कुछ गैर सरकारी, सरकारी आदमी नहीं है, सरकारी संस्थाएं नहीं है, वो भी भाग लेती हैं लोक नीति को बनाने में। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसे समझ लो, क्योंकि एक बार मैंने आपको बताया था लोक नीति की विशेषता क्या बताई थी, कि लोक नीति तो सरकारी संस्थाएं ही बनाती हैं। बट इसे समझ लो यहाँ पर। अगर हम सरकारी संरचनाओं की बात करें तो उसमें आता है राजनीतिक कार्यपालिका, प्रशासन तंत्र और विधायिका और न्यायपालिका। ये प्रमुख रूप से देखो दोस्तों, सरकारी संरचनाएं यहाँ का मतलब है कि ऐसे सरकारी तंत्र है जो कि लोक नीति के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो वो कौन निभाता है लोक नीति के निर्माण में प्रमुख भूमिका? राजनीतिक कार्यपालिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लोक नीति को बनाने में। प्रशासन तंत्र की अलग भूमिका होती है। विधायिका जो कानून वगैरह बनाती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी एक भूमिका होती है। न्यायालय की भूमिका होती है लोक नीति को बनाने में। इसके अलावा गैर सरकारी संरचनाएं भी हैं, जैसे कि हित समूह, इनकी भूमिका होती है। राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। जनसंचार माध्यमों की भूमिका, सामाजिक आंदोलनों की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो राजनीतिक कार्यपालिका है, ये जो प्रशासन तंत्र है, ये जो राजनीतिक दल हैं, ये जो सामाजिक आंदोलन होते हैं, ये सब लोक नीति के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसे थोड़ा सा अब अलग से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका का मतलब है जो मंत्रिमंडल होता है। राजनीतिक कार्यपालिका में कौन आता है, कार्यपालिका में मेनली कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूरा जो मंत्रिमंडल है जिसमें कई सारे मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल का सचिवालय होता है। तो इन लोगों की लोक नीति बनाने में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। भाई बहुत ज़्यादा महत्व है ना। प्रधानमंत्री का विचार तो प्रमुख है। इन लोग, ये जो लोग हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन लोगों की तो मेन भूमिका होती है किसी भी नीति को बनाने में। इसके अलावा जो प्रशासनिक तंत्र है उसकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। प्रशासनिक तंत्र का बिल्कुल मतलब समझो। अब जब प्रशासनिक तंत्र मैं बोलता हूँ तो आपके मन में जो एसडीएम, डीएम, कलेक्टर हो गए, या जो जो सचिव वगैरह हो गए, और बहुत सारे जो मतलब सरकारी जो विभाग हैं जो कि नीतियों को लागू करते हैं, वो आने चाहिए आपके मन में, ठीक है। तो प्रशासनिक तंत्र का एक मतलब आपको पता है। अब प्रशासनिक तंत्र की एक इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। लोक नीति को बनाया जा रहा है, अब उसके लिए बहुत सारी सूचनाओं की आवश्यकता होती है, डेटा की आवश्यकता पड़ती है ना। मान लो किसी चीज़ से संबंधित कोई लोक नीति बनाई जा रही है, जैसे कि मान लो पर्यावरण से संबंधित कोई नीति बनाई जा रही है, तो पर्यावरण से संबंधित डाटा की भी तो आवश्यकता पड़ेगी, सूचना की आवश्यकता। तो सूचना कौन देता है? प्रशासनिक तंत्र ही सूचना उपलब्ध करवाता है। जो प्रधानमंत्री है उसको इतना नहीं पता कि कितने पेड़
खत्म हो गए, क्या कितने नए पेड़ लगाए गए, कितना वन क्षेत्र कम हो गया, कितना वन क्षेत्र बढ़ा है, उसको डेटा की आवश्यकता है। उसको शॉर्ट में डेटा कौन बताएगा? उसके सचिव वगैरह बताएंगे। इसके अलावा मान लो कि कोई नीति बनाई जा रही है जिसमें संविधान की कई सारी धाराओं का उल्लंघन हो रहा है, तो संविधान की कई सारी धाराओं के बारे में जो राजनीतिक अधिकारी, जो राजनीतिक लोग हैं, मंत्रिमंडल वगैरह है, उसको तो इतना ज्ञान नहीं है ना। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वही तो बताएंगे कि अगर हम नीति में ये वाले रूल्स को सामने मतलब शामिल करेंगे तो इससे संविधान की इस धारा का उल्लंघन हो सकता है, इसलिए इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे सलाह भी देते हैं और साथ में ही कई सारे डाटा उपलब्ध कराया जाता है प्रशासनिक तंत्र के द्वारा, तो उनकी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। इसके अलावा विधायिका की भूमिका तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो कई सारे कानून वगैरह हैं वो कौन बनाता है? विधायिका ही बनाती है। विधायिका में ही तो राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब सांसद, विधायक, विधायिका में ही तो होते हैं और उन्हीं के द्वारा नीतियाँ या पब्लिक पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं। इसके अलावा न्यायपालिका की एक अपनी अलग भूमिका है। देखो दोस्तों, कोई भी लोक नीति अगर बना दी जाती है तो न्यायपालिका उसको पहले वैधता भी देती है। न्यायपालिका अपने आप एक बार देख लेती है। वैसे सरकार पर्सनली जाकर न्यायपालिका से नहीं कहती कि देखो हमने ये नीति बनाई है और इसको देखो क्या ये वैध है, क्या ये लीगल है। ऐसा सरकार कुछ भी नहीं कहती है। बट क्या है, न्यायपालिका हमेशा अपनी नज़र बनाए रखता है। जब न्यायपालिका देखता है कहीं भी कि कोई नीति बनाई गई है तो न्यायपालिका एक बार अलग से ही उसको एक बार चेक कर लेता है कि कहीं ये नीति जो है, जो भी सरकार लागू कर रही है, क्या कहीं ये नीति संविधान के किसी पार्ट का उल्लंघन तो नहीं करती। इसके अलावा कई सारे लोग हैं जो कि न्यायालय में याचिका दायर कर देते हैं कि ये जो नीति है वो इस धारा का उल्लंघन कर रही है। तो फिर अदालत उसको चेक करती है, बिल्कुल अच्छे से चेक करती है। अगर वो पाती है कि लोक नीति में या नीतियों में अगर नीतियों में कुछ संविधान की किसी धारा का उल्लंघन किया गया है तो वो उसको रद्द भी कर देती है या सरकार को वो आदेश देती है कि आप इस चीज़ को हटाओ इसमें से, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है लोक नीति में वो संविधान का उल्लंघन कर रही है। तो इस तरह लोक नीति के निर्माण में न्यायपालिका की अपनी एक अलग ही भूमिका होती है, काफ़ी भूमिका है इसकी। इसके अलावा हित समूहों की भूमिका होती है। अब कई बार सरकार हित समूहों के कारण लोक नीति बनाने पर मजबूर हो जाती है। जैसे किसान जैसे हित समूह है जो इतने बड़े बड़े आंदोलन कर देते हैं कि सरकार को उनके पक्ष में नीतियां बनानी पड़ती हैं। सरकार को सस्ते दामों पर बीज उपलब्ध कराना पड़ता है, जैसे कि कई बार लोन को भी माफ़ करना पड़ता है। बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, कई बार उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें लोक नीति को प्रभावित करती हैं। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से तो ये लोक नीति नहीं बनाते, बट फिर भी सरकार की नीतियों को प्रभावित जरूर कर देते हैं कि सरकार एक बार ध्यान में रखती है कि अगर हम नीतियां बना रहे हैं तो हमें बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको भी ध्यान में रखना है, और जो मतलब जो दूसरे हित समूह हैं, मजदूरों का जो समूह है, किसानों का जो समूह है, दुकानदारों का जो समूह है, इसको भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा राजनीतिक दलों की भी एक अहम भूमिका होती है। देखो दोस्तों, राजनीतिक दल सरकार नहीं होता, ठीक है। राजनीतिक दल सरकार में नहीं होते, लेकिन वो विपक्ष के रूप में होते हैं। अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं जो कि सरकार कई बार आंदोलन के द्वारा या अपनी मांगों को रखते हुए अपने भाषणों के द्वारा वो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी राहुल गांधी हैं, वो क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाइना के साथ भारत का मतलब जो विवाद है उसको उजागर करो। तो मतलब क्या है, सरकार पर दबाव डाला जा रहा है, हालांकि वो सरकार में नहीं है तब भी। तो इसी तरह कई सारी लोक नीतियों के निर्माण में राजनीतिक दलों की एक अहम भूमिका होती है। जैसे कि अब कई सारे भ्रष्टाचार विरोधी जब आंदोलन चलाए जाते हैं तो उसमें जो राजनीतिक दल होते हैं वो सरकार पर इतना दबाव डाल देते हैं कि सरकार को उन भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए कई सारी नीतियां बनानी पड़ती हैं। इसके अलावा जनसंचार माध्यम, देखो दोस्तों, जनसंचार माध्यम का मतलब है मीडिया, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र वगैरह जो हैं, ये सब क्या हैं? सोशल मीडिया वगैरह। ये जनसंचार के माध्यम है जिनसे एक बार में करोड़ों लोगों को जानकारी मिलती है। अगर किसी इशू को लेकर, जैसे कि मान लो दिल्ली का पॉल्यूशन है, तो उसको लेकर जब मीडिया में बार बार दिखाया जाता है तो सरकार की नज़र जल्दी पड़ जाती है उस पर। जब सोशल मीडिया पर ऐसी सारी खबरें फैलती हैं तो सरकार की नज़र उस पर जल्दी पड़ती है और सरकार फिर उस समस्या पर ध्यान देने लगती है और उससे संबंधित फिर नीति बनाने पर जोर देती है। इसके अलावा सामाजिक आंदोलन कई सारे आंदोलन हुए हैं, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये क्या था? सामाजिक आंदोलन था, सोशल मूवमेंट था। कई और चिपको मूवमेंट हुआ था। तो सरकार को इन आंदोलनों से भी प्रभावित
होना पड़ता है। सरकार जब अपनी लोक नीतियाँ बनाती है तो वो इससे भी प्रभावित होती है। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका। अब भारत है, मान लो एग्जाम्पल है यहाँ पर भारत, ठीक है। अब भारत की सरकार कोई लोक नीति बना रही है ह्यूमन राइट्स के संदर्भ में, तो उसको ध्यान में रखनी पड़ती हैं कुछ बातें, जैसे कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि ह्यूमन राइट्स से ही संबंधित है, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, और दूसरा कुछ यूएन के अंतर्गत कई सारे मानवाधिकार आयोग हैं या मानवाधिकार से संबंधित संगठन हैं। तो उनके विचारों से भी देश की सरकार को प्रभावित होना पड़ता है और फिर अपनी नीतियों में उनके विचारों को भी शामिल करना पड़ता है, क्योंकि उनका एक दबाव बना रहता है कि आप अपने देश में हमारी नीतियों को लागू करें, अपनी नीतियों में हमारी नीतियों की विशेषताओं को शामिल करें। तो कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संघ, जैसे कि अब मान लो WTO है, अब भारत सरकार चाहती है कि हम किसानों को फ्री में हर चीज़ उपलब्ध कराएं, बट WTO जैसे कि वर्ल्ड व्यापार संगठन हो गया, विश्व बैंक वगैरह हो गया, इनका दबाव रहता है सरकार पर कि नहीं, आप इतनी ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते, थोड़ा प्राइवेटाइजेशन करो। ये नहीं कि आप अपने मतलब कल्याणकारी कार्य ज़्यादा करोगे, क्योंकि ये जो संगठन है वो पूंजीवादी संगठन है। तो WTO, वर्ल्ड बैंक, इनका दबाव रहता है सरकार पर। वैसे आप सोच रहे होंगे आखिर सरकार इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात क्यों मानती है या इनकी नीतियों पर ध्यान क्यों देती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है, जब कभी भी आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी देश को लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इन्हीं संस्थाओं के पास जाता है। जब कोई भी संकट आता है तो यूएन के पास जाता है, वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन दायर की जाती है, वहाँ पर सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, ठीक है। WTO हो गया, भारत इसका भी सदस्य है, वर्ल्ड बैंक वगैरह से ऋण वगैरह लेते रहते हैं कई सारे देश, तो इसीलिए इनकी बातों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ये भी लोक नीति को, किसी भी देश की लोक नीति को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ तक हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को काफ़ी डिटेल में समझा। आपको लग रहा होगा मैंने यहाँ पे फालतू बातें की हैं, बाई चांस, वैसे लग नहीं रहा होगा, मेरी आदत है फिर भी कहने की, बट दोस्तों यकीन मानो कुछ भी फालतू नहीं था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर मैं इसे नोट्स के फॉर्म में पढ़ाता तो ये बहुत बड़ा हो जाता, काफ़ी देर लग जाती, 1 घंटा भी लग सकता था, बट मैंने काफ़ी शॉर्ट करके आपको सारी बातें ही कम शब्दों में बताई हैं, ठीक है। कम शब्दों में हमने सारा ही समझ लिया। आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी डिटेल में समझ में आ गया होगा। ये शॉर्ट जब भले था, बट अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा बड़ा करके भी एग्जाम में लिख सकते हैं। बट अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है नीति कार्यान्वयन, ठीक है। नीति का क्रियान्वयन या कार्यान्वयन किस तरह से होता है, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, किसी भी नीति को लागू किया जाता है, अब हम इसको समझ रहे हैं। नीतियों का कार्यान्वयन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनका निर्माण। नीति निष्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक नीति के लक्ष्य एवं प्रतिज्ञाएं पूरे किए जाते हैं। नीति निष्पादन या नीति कार्यान्वयन एक प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। देखो दोस्तों, निष्पादन और कार्यान्वयन या क्रियान्वयन का मतलब एक ही है। यहाँ पर देखो, नीति को लागू करना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना नीति को बनाना। आपने नीतियाँ बना ली कि आपको कोरोना वायरस को रोकना है, महामारी को आपको रोकना है, लेकिन आप नीतियों को लागू नहीं कर पा रहे सही से, तो क्या होगा, वो समस्या सॉल्व होगी नहीं, हो पाएगी। तो नीतियों को लागू करना है। आपने नीतियाँ बना ली कि आपको ऐसे ऐसे पॉल्यूशन को खत्म करना है, जनता की भलाई के लिए, आपको जनता की रक्षा के लिए आपको पॉल्यूशन मिटाना है। इन चरणों में आप मिटाएंगे पॉल्यूशन, बट आपने लोक नीति को सही से लागू ही नहीं किया, तो क्या होगा, नीति आपकी सही है या गलत, वो फर्क ही नहीं पड़ता जब लागू ही नहीं किया सही से। तो लागू करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जितना आप बनाना इम्पॉर्टेंट है उतना ही लागू करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लागू करने से ही नीति के सभी प्रावधान असल में मतलब कार्यान्वित होते हैं। अब किसी भी नीति को कई चरणों में लागू किया जाता है। सबसे पहला चरण नीति वक्तव्य या दस्तावेज का अध्ययन करना एवं समझना है। कार्यान्वयन एजेंसियां नीति दस्तावेज का गहन अध्ययन करते हैं तथा अस्पष्टता के बिंदुओं और दिए गए बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की मांग करते हैं। देखो दोस्तों, जो सबसे पहला चरण है ना नीति को लागू करने का, वो है अध्ययन। जो दस्तावेज वगैरह है, लोक नीति को बनाकर जब उसे प्रिंट में निकाल लिया जाता है या उसको प्रिंट करके दस्तावेज तैयार कर लिए जाते हैं, पूरी फाइल वगैरह तैयार हो जाती है लोक नीति की, तो जो एजेंसियां हैं जो उसे लागू करती हैं वो उसे पढ़ती हैं अच्छे से, उसका गहन अध्ययन करती हैं, और जो जहाँ पर कोई चीज़ अस्पष्ट होती है, समझ से परे होती है, उसको उजागर करके उसको बिल्कुल
स्पष्ट करने की मांग करती हैं कि इसको स्पष्ट करो कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है। यहाँ तक ठीक है। पहले चरण में यही होता है, अध्ययन किया जाता है और अस्पष्ट बिंदुओं को स्पष्ट करने की मांग होती है। इसके बाद नीति को अलग अलग खंडों में, विभिन्न खंडों में बांटने का दूसरा चरण आता है। ऐसा करने के लिए लक्षित क्षेत्र समूह, आवश्यक साधनों, उपलब्ध साधनों इत्यादि का सही विश्लेषण एवं निर्धारण आवश्यक है। साधनों का फैलाव नीति के अलग अलग विभिन्न विभाजित खंडों के आधार पर किया जाता है। अब देखो दोस्तों, अब इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहले चरण के बाद आता है दूसरा चरण। इसमें क्या होता है, नीति को अलग अलग चरणों में, अलग अलग खंडों में, पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। जैसे कि एक बड़ी नीति है, एक बड़ी पॉलिसी बनाई गई तो उसे कई पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और फिर देखा जाता है कि हमारे पास साधन कितने हैं, हमारे पास कितने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि हम इन्हें अलग अलग जो खंड हैं हमारे, उसको लागू कर सकते हैं। साधन का मतलब होता है रिसोर्सेस, यानी कि हम, जैसे कि मान लो हमारे पास प्रशासनिक तंत्र कितना अच्छा है हमारे पास कितने ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं या कितना विज्ञापन हम कर सकते हैं, विज्ञापन के माध्यम से लोगों को नीति के बारे में जागरूक कर सकते हैं, या नीतियों को लागू करने के लिए हमारे पास कितने अधिकारी हैं। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उपलब्ध साधन देखे जाते हैं। फिर देखा जाता है अगर हमारे पास साधन कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा साधन या रिसोर्स बढ़ाने की कोशिश की जाती है और अलग अलग जो नीति है उसको अलग अलग खंडों में बांट लिया जाता है दूसरे चरण में। ठीक है, दूसरा चरण खत्म। तीसरा चरण नीति के कार्यान्वयन यानी कि क्रियान्वयन या लागू करने से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के समूह तथा क्षेत्र से आवश्यक सूचनाएं एवं आंकड़े इकट्ठा करने का है। कभी कभी एक नीति का समाज के कुछ तबकों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। ऐसे प्रभावित तबके नीति कार्यान्वयन में बाधा भी डाल सकते हैं। देखो दोस्तों, जो तीसरा चरण होता है ना नीति के लागू करने का, वो होता है मूल्यांकन का। जैसे कि नीति को लागू किया गया, जैसे कि मान लो नीति को, किसी भी नीति को लागू किया गया तो उससे कुछ लोग प्रभावित होंगे ना, तो लोगों का फीडबैक क्या है, लोग किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, लोगों पर क्या असर पड़ रहा है उस नीति का, संबंधित नीति का, ये देखा जाता है। कभी कभी किसी नीति का किसी समाज की किसी तबके, किसी वर्ग, तबका मतलब वर्ग, समाज का कोई वर्ग है, कोई क्लास है जिस पर नकारात्मक गलत प्रभाव भी पड़ जाता है और कोई कोई वर्ग है जिस पर एक सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। जिस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा वो क्या करेगा, नीति को सही से लागू नहीं होने देगा, वो बाधा उत्पन्न करेगा। जैसे कि मान लो एमएसपी, जो किसानों के लिए एमएसपी के जो विधियां बनाई गई थी, कानून बनाए गए थे, किसानों को लगा कि भाई वो हमारे लिए नकारात्मक प्रभाव डालेगा, हमारे लिए सही नहीं है, तो इसीलिए एमएसपी की नीति को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा रुकावटें पैदा की। इस संबंध में एकत्रित सूचनाओं से कार्यान्वयन एजेंसियां सुधार के लिए प्रतिकारी उपाय या कदम और कार्यनीति पहले ही अपना सकती हैं। अंत में नीति के कार्यान्वयन के लिए संबंधित एजेंसियां मानकों तथा मानदंडों का निर्धारण करती हैं। देखो दोस्तों, अब यहाँ पर तीसरे ही चरण में ये चीज़ देख ली जाती है कि आखिर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, थोड़ा अंदाज़ा भी यहाँ पर लगा लिया जाता है। ठीक है, कि क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, थोड़ा सा हल्का सा, मतलब कुछ खंडों में नीतियों को लागू भी किया जाता है और उसी समय देख लिया जाता है कि लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर कुछ गलतियाँ होती हैं नीतियों में तो जो कार्यान्वयन एजेंसियां हैं, जो संस्थाएं नीति को लागू करती हैं, वो इसमें कुछ सुधार भी कर सकती हैं। ठीक है, और फिर जब सब चीज़ें हो जाती हैं तो नीति को पूरी तरह लागू कर दिया जाता है। जब सभी मानदंडों पर, स्टैंडर्ड्स पर नीति देख ली जाती है कि पूरी तरह सही है तो उसे फिर पूरी तरह लागू भी कर दिया जाता है। तो इस तरह नीति को लागू किया जाता है। ठीक है, अभी और भी बातें, इसे भी समझना है। नीति निष्पादन में न्यायपालिका भी अपनी भूमिका निभाती है। ऐसा सामान्यतः तब होता है जब नीति के उद्देश्य सुस्पष्ट नहीं होते तथा उस नीति की कई व्याख्याएं की जा सकती हैं। ऐसे मामले में न्यायालय अपना निर्णय देते हैं और उनका निर्णय अंतिम मान लिया जाता है। भारत में कई क्षेत्रों में किसी भी अधिनियम अथवा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए प्रशासनिक न्यायालयों की स्थापना की गई है। देखो दोस्तों, कई बार जो न्यायालय होते हैं उनकी भूमिका भी बढ़ जाती है नीति को लागू करने में। जैसे कि कोई नीति लागू की गई और वो स्पष्ट नहीं है तो न्यायालय क्या करता है, कई सारी व्याख्याएं देता है। जैसे कि कई बार
कई सारी याचिकाएं दायर कर दी जाती हैं नीति के विरोध में। तो फिर न्यायालय क्या करता है, जब न्यायालय को लगता है कि हाँ इस मामले के ऊपर मुझे सुनवाई करनी चाहिए, तो न्यायालय सुनवाई करते समय उस नीति की व्याख्या भी कर देता है कि जो अस्पष्ट बिंदु हैं उनकी व्याख्या कर देता है कि सरकार जो ये नीति लागू कर रही है उसकी परिभाषा ये है। और कई सारे प्रशासनिक न्यायालयों की भी स्थापना की गई है, स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम से संबंधित हैं, ठीक है, जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की जो नीतियां हैं उनको देखते हैं, उसके उनसे संबंधित न्यायालय भी भारत में हैं। वैसे तो नीति कार्यान्वयन सरकार का प्रमुख दायित्व है, फिर भी गैर सरकारी एजेंसियां जैसे स्वैच्छिक संगठन यानी कि एनजीओ वगैरह, वॉलंटरी संगठन होते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन, दबाव समूह एवं नागरिक भी नीति कार्यान्वयन प्रक्रिया में योगदान देते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना दस्तावेज ने लोक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में स्वयंसेवी संगठनों के महत्व पर बल दिया था। हाल के वर्षों में स्वैच्छिक संगठन समकालीन सामाजिक मुद्दों जैसे पर्यावरण सुरक्षा, गरीबों को कानूनी मदद, उपभोक्ता संरक्षण, मानव अधिकारों के संरक्षण, बाल कल्याण इत्यादि में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं रहे हैं। देखो दोस्तों, स्वैच्छिक जो संगठन है, कई सारे एनजीओ वगैरह हैं या जो वॉलंटरी संगठन का मतलब होता है वो सरकार की मदद के मोहताज नहीं होते, वो सरकार से कोई पैसा नहीं लेते, वो बस अपना एक अच्छा कार्य करते रहते हैं, जैसे कि गरीबों की मदद वगैरह करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये लोग भी नीतियों को ध्यान से देखते हैं और इनके कार्यान्वयन पर प्रभाव डालते हैं। जब इनको लगता है कि सरकार ने ऐसी नीति बनाई है जिससे पर्यावरण असुरक्षित होता है, तो ये आंदोलन करते हैं, ये उसका विरोध करते हैं। जब उन्हें लगता है कि इससे उपभोक्ता संरक्षण सही नहीं होगा, या कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें कि कई सारे क्राइम हमने देखने को मिलते हैं, उसके विरोध में भी ये संगठन सरकार का विरोध करते हैं। तो ये भी जो नीतियां लागू होती हैं उसको प्रभावित करते हैं, ये भी एक अहम योगदान देते हैं नीतियों को कार्यान्वित करने में। दबाव समूह भी देते हैं, नागरिक भी देते हैं। तो जहाँ तक हमने समझा कि आखिर किसी नीति को किस तरह से क्रियान्वयन या लागू किया जाता है। देखो दोस्तों, अलग अलग बुक में थोड़ा अलग भी हो सकता है, मैंने दूसरे सोर्स नहीं पढ़े, यहाँ पर मैंने जहाँ से पढ़ा है वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, सही है, ठीक है। और यहाँ हमने देख लिया कि नीति को किन चरणों में लागू किया जाता है, और उसके बाद हमने देखा कि न्यायालय, अदालत की एक इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है नीति को लागू करने में, और जो नागरिक होते हैं, जो स्वयंसेवी संगठन होते हैं, स्वैच्छिक संगठन होते हैं, इनकी भी एक अहम भूमिका होती है। तो यहाँ तक हमने नीति को किस तरह से लागू किया जाता है इसको समझ लिया। अब हम बात करते हैं हमारा जो मेन टॉपिक, लास्ट का जो मेन टॉपिक है, लास्ट में हमें पढ़ना था मूल्यांकन। तो अब हम इसको समझते हैं। डैनियल लर्नर ने निम्नलिखित 3 प्रकार के मूल्यांकनों की चर्चा की है। देखो दोस्तों, मूल्यांकन का मतलब ऑलरेडी आपको पता ही है कि मूल्यांकन करना, देखना कहाँ तक हमारी नीतियाँ सही हैं गलत हैं। अब इसके लिए कई सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं। यहाँ पर हम डैनियल लर्नर को देख रहे हैं, जिन्होंने किसी भी नीति के मूल्यांकन के लिए 3 प्रकार या 3 चरणों की बात कही है। अब हम इनके द्वारा नीति के मूल्यांकन को समझेंगे। पहला है प्रक्रिया मूल्यांकन। मूलतः किसी नीति का मूल्यांकन करते समय 2 प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। पहला यह है कि नीति निर्माण के समय जारी किए गए नीति दिशा निर्देशों के अनुरूप उस विशिष्ट नीति को क्रियान्वित किया गया है अथवा नहीं। इसमें देखा जाता है कि क्या नीति को उसी के अकॉर्डिंग लागू किया गया है जैसा नीति में दिशा निर्देश दिया गया था। जैसे कि नीति में डायरेक्शन दी होती है ना कि नीति को इस तरह से लागू किया जाना है, तो क्या वैसे ही नीति को लागू किया गया है, ये देखा जाता है। इस तरह के मूल्यांकन को प्रक्रिया मूल्यांकन कहा जाता है। दूसरा यह है कि नीति के क्रियान्वयन के लिए हस्तक्षेपकारी रणनीतियों का नीति के परिणाम एवं प्रभाव पर मूल्यांकन करते समय जायजा लेना आवश्यक है। तो देखो दोस्तों, पहले जो प्रक्रिया मूल्यांकन है, इसमें क्या होता है, इसमें ये देखा जाता है कि क्या नीति को सही से लागू किया गया है या नहीं, और नीति को लागू करते समय या नीति में जो हस्तक्षेप किए गए, थोड़े बहुत बदलाव वगैरह किए गए, या नीति को जब हमने लागू किया तो उसके क्या क्या परिणाम निकले, क्या उसका प्रभाव पड़ा, ये थोड़ा थोड़ा देखा जाता है। इसके अलावा प्रभाव मूल्यांकन, तो 3 प्रकार के मूल्यांकनों के बारे में यहाँ पर हम बताया है डैनियल लर्नर ने। तो पहली जो प्रक्रिया थी वो था
पहला जो मतलब था वो था प्रक्रिया मूल्यांकन। प्रक्रिया मूल्यांकन में समझ में आ गया आपको। नॉर्मली प्रक्रिया मूल्यांकन में क्या होता है, देख लिया जाता है कि नीति को सही से लागू किया गया था या नहीं, और फिर देखा जाता है कि उसके क्या प्रभाव पड़े, लागू करने के क्या प्रभाव पड़े, और उसको इस तरह फिर उसको क्या रिजल्ट सामने आए, फिर इस तरह इसको मूल्यांकित किया जाता है। दूसरा मूल्यांकन है प्रभाव मूल्यांकन। इसके तहत सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों तरह से परिवर्तनों को नीतिगत लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता एवं असफलता की दृष्टि से मूल्यांकन करने के प्रयास किए जाते हैं। नीति के लागू किए जाने से पूर्व तथा बाद की परिस्थितियों की इस तरह समीक्षा की जाती है कि नीति के प्रभाव को सामने लाया जा सके। दोस्तों, ये जो प्रभाव मूल्यांकन है, ये जो तरीका है मूल्यांकन करने का नीति के, इसमें देखा जाता है कि नीति की क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े, मतलब कहाँ तक नीति असफल रही, और क्या नीति के सकारात्मक परिणाम निकले, क्या सकारात्मक यानी कि सफलता मिली नीति को। ठीक है, ये देखा जाता है। इसमें देखा जाता है कि नीति को लागू करने से पहले क्या दशा थी, क्या परिस्थितियाँ थी, और नीति को लागू करने के बाद क्या प्रभाव पड़ा, क्या बदलाव आया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं प्रभाव मूल्यांकन में। इसके अलावा तीसरा है समग्र मूल्यांकन। समग्र मूल्यांकन में क्या होता है, समग्र मूल्यांकन उपरोक्त वर्णित यानी कि जो ऊपर बताएं वर्णित प्रक्रिया एवं प्रभाव मूल्यांकन दोनों की अंतिम परिणति है। वस्तुत प्रक्रिया मूल्यांकन तथा प्रभाव मूल्यांकन पर विचार किए बिना समग्र मूल्यांकन संभव नहीं है। एक दूसरे के साथ दोनों संयुक्त रूप से यह इंगित करते हैं कि वास्तव में परिणाम क्या रहे, ऐसा क्यों संभव हुआ, क्या कमियां रही, और तथा किस प्रकार सुधार लाया जा सकते हैं। देखो दोस्तों, समग्र मूल्यांकन में प्रक्रिया मूल्यांकन और प्रभाव मूल्यांकन दोनों ही शामिल हैं। समग्र देखो, प्रक्रिया मूल्यांकन और प्रभाव मूल्यांकन को जब हम मिक्स कर देते हैं तो वही बन जाता है समग्र मूल्यांकन। तो समग्र मूल्यांकन में क्या होता है, वही देखा जाता है कि क्या नीति को सही तरीके से लागू किया गया था या नहीं, नीतियों को के क्या सकारात्मक परिणाम निकले, क्या नकारात्मक परिणाम निकले, क्या सही रिजल्ट आया, क्या नहीं आया। फिर इसमें ओवरऑल देख लिया जाता है कि नीति के क्या रिजल्ट आए, टोटली रिजल्ट क्या आया नीति का। नीति संभव है तो नीति मतलब सही है तो सही क्यों रही नीति, या सफल क्यों नहीं हो पाई, ये देखी जाती है। क्या कमियां रह गई थी, या किस तरह से नीति को लागू किया जा सकता है दोबारा से, सही से उसमें सुधार किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मूल्यांकित की जाती हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट की जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो डैनियल लर्नर थे ना, इन्होंने चरण नहीं बताए। नॉर्मली इन्होंने कहा है 3 प्रकार से हम नीति का मूल्यांकन कर सकते हैं। एक है प्रक्रिया मूल्यांकन, और दूसरा है प्रभाव मूल्यांकन, और तीसरा है समग्र मूल्यांकन। तो दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब सब्सक्राइब कर लें, और एक कमेंट आप ज़रूर करें ताकि एक मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।